हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर लिस्ट कहा जाए तो कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से भी टॉप 20 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लिए। ठीक है, अब इन 20 क्वेश्चन को हमने 2 वीडियो में बांटा हुआ है। आज की वीडियो पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लिए। बाकी जो 10 क्वेश्चन बचेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और एक चीज याद रखिए, अगर आपने पार्ट फर्स्ट जो आज की वीडियो है और पार्ट सेकंड जो नेक्स्ट आने वाली है उसके अगर टोटल 20 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया है, ध्यान से समझ लिया है, ठीक है, तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना कर पाए। तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, फुल चैप्टर कवर हो जाएगा इन 20 क्वेश्चंस के अंदर। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। लिस्ट द चेंज विच टेक्स प्लेस इन गिवन फिगर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली बात, डायग्राम देखकर आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा होता है, क्या इसमें पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपको याद दिला देता हूं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो किस बेस पर हम कह रहे हैं इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये कुछ चीजें। ठीक, देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इसमें मेल पार्ट भी है और सेंटर में जो स्टिक जैसी स्ट्रक्चर लग रही है आपको, जिसे वैसे क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं या पिस्टल कह सकते हो आप। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, और अगर किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब मेल पार्ट का नाम क्या होता है, स्टामेन। स्टामेन अगर एक है तो बात ठीक है, लेकिन अगर स्टामेन का नंबर एक से ज्यादा है एक ही फूल के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। क्लियर। अब बात करते हैं फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट अगर एक है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल। लेकिन पिस्टल का अगर ग्रुप है, कार्पल का अगर ग्रुप है एक ही फूल के अंदर तो हम उसको क्या बोलेंगे, गायनोशियम। तो एंड्रोशियम, गायनोशियम, स्टामेन, पिस्टल, कार्पल, ठीक है, सेपल, पेटल, सेपल्स के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स, पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर को देखने के तुरंत बाद याद आ जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा रिवाइज हो गया। अब आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कहा गया आपसे कि ये जो सामने आपकी स्ट्रक्चर बनी हुई है ना बाइसेक्सुअल फ्लावर की, इस स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। सबसे पहले मेन लाइन सुनते हैं जो आपको आंसर में जरूर ध्यान रखनी है लिखने के दौरान। ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में, ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट में। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। बाहर वाला पार्ट बाहर वाले पार्ट को बनाएगा, अंदर वाला पार्ट अंदर वाले पार्ट को बनाएगा। फिर से सुनते हैं एक बार ध्यान से, आप जरूर नोट कर लेना उसको। ओवरी फ्रूट में चेंज होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, पूरा प्रोसेस जब खत्म हो जाता है लास्ट में, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में चेंज होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये बदलाव आता है, और बाकी जो पेटल्स वगैरह हैं, सेपल्स, ये धीरे धीरे सब चीजें हट जाती हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आप सीधा लाइन लिखेंगे कि भाई ओवरी चेंज होगी फ्रूट में, ओव्यूल चेंज होगा सीड में। लेकिन अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा प्रोसेस भी बताना होता है। ठीक है ना, कि भाई फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल वाला सेक्शन है ना, उसका कन्वर्जन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के टाइमिंग तक एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में 8 सेल होती हैं, 3 ऊपर, 2 बीच में और 3 सबसे नीचे। एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर में जो नीचे 3 सेल होती हैं उसमें साइड बाय साइड क्या होते हैं, सिनर्जिड होते हैं, और बीच में क्या होता है, एग सेल होती है। उस एग सेल के साथ जब एक मेल गैमेट मिक्सअप हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, सिनर्जिड तो गायब हो जाते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता। लेकिन जो बीच वाला पार्ट जिसको हम एग बोल रहे थे शुरुआत में, तो वो एग जब मेल गैमेट से मिक्सअप हो जाए तो अब वहां पे जाइगोट बन जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना उस पूरे एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर में। और जो मिडिल वाले सेल्स थी जिसको हम पोलर न्यूक्लिया बोल रहे थे वो भी चेंज हो चुकी हैं। एंटीपोडल सेल जो ऊपर 3 थी वो भी खत्म हो जाती हैं प्रोसेस के दौरान। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है,
ऊपर वाला सारा सेक्शन किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई के नाम से, आप एंडोस्पर्म पार्ट भी कह सकते हैं। और जो नीचे हिस्सा है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट धीरे 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 चेंज होता चला जाता है किसमें? एम्ब्रियो में। लेकिन कैसे? फूड का इंटेक करते हुए। और फूड उसे कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा फूड? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से। क्लियर हो गया? तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब चीजें आती हैं, ये सब बदलाव आते हैं। तो आपको डायरेक्ट कितना लिखना चाहिए और थोड़ा अगर एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड करना है, आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट। एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, डायग्राम देखकर आपको याद आ गया है कि भाई ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम देखकर ये भी याद नहीं आया कि इसमें कौन सा पार्ट का क्या नाम था तो बहुत बड़ी समस्या है ना। पर लेकिन आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको याद आ गया होगा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है इसमें 3 चीजों को लेबल किया हुआ है, ई, एफ और जी। ई क्या है? पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, ये ओवरी है। एफ क्या है? ये यूट्रस की इनर लाइनिंग है ना। यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको वैसे 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। और 3 पार्ट कौन से? अंदर से शुरू करके चलते हैं ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम अंदर की लेयर होती है यूट्रस की, उसके जस्ट बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो फिर सारे नाम गलत हो जाएंगे। अंदर से बाहर की तरफ, तो यूट्रस की इनर लाइनिंग को क्या बोलते हैं हम? एंडोमेट्रियम। जस्ट उसके बाहर मायोमेट्रियम, फिर उसके बाहर पेरीमेट्रियम। तो ये 3 लेयर होती हैं, या यूट्राइन इनर लाइनिंग ऐसा भी कह सकते हैं आप, अगर बाई चांस आप नाम भूल जाते हैं तो। ठीक है, बाकी जी जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिया हुआ है जिसमें जी सिंबल लगा हुआ है, तो ये इस वाले सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या होता है? वेजाइना पार्ट। क्योंकि अगर इससे ऊपर फाइन जो ओपनिंग है ना, ठीक है, हालांकि एक कैनाल होती है, बहुत फाइन डक्ट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस फाइन ओपनिंग को सेरेविक्स, है ना। लेकिन नीचे की तरफ मेंशन किया हुआ है इन्होंने, तो वो क्या है? वेजाइना। ठीक है, नाम तो और भी बहुत सारे हैं, पर लेकिन जो नाम इन्होंने पूछना चाह रहे हैं एक तरह से आपसे, तो उनको मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अब क्वेश्चन में देखते हैं कि वो क्या क्या चीज पूछना चाह रहा है। पहली लाइन तो क्लियर हो गई आपको कि गिवन फिगर में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स। ये पार्ट्स जो हैं वो आपने बता दिए, भाई ये है, इस तरह से। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट, पार्ट फ्रॉम वेयर स्पर्म एंटर। स्पर्म कहां से एंटर करते हैं? यहां से एंटर करते हैं, ऐसे एंटर नहीं करते हैं। स्पर्म इस लोकेशन से एंटर करते हैं। ठीक है, तो स्पर्म्स किस लोकेशन से एंटर करते हैं? वेजाइना वाले पार्ट से। ठीक, जिसको हम जी सिंबल से देख पा रहे हैं अभी। साइट ऑफ इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? यूट्रस में जब फीटस की ग्रोथ होती है तो कहां ग्रोथ होगी? यूट्रस में हो रही है, बात ठीक है, लेकिन वो एक प्रॉपर लोकेशन पर फिक्स रहता है, एक डक्ट की मदद से, एक फाइन ट्यूब की मदद से। इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है भाई, देखिए होता क्या है, जब स्पर्म मिक्स होता है, जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है पर फिर भी समझ लेते हैं एक बार। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर अब हम उसे क्या बोलेंगे? फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे या फिर जाइगोट बोलेंगे, है ना। तो जाइगोट जब आगे चलेगा धीरे धीरे क्लीवेज शुरू होगा। क्लीवेज से मेरा मतलब है जाइगोट में डिवीजन शुरू हो जाते हैं, है ना। तो फिर अब सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से, है ना। बहुत सारी स्टेज आती है, मोरुला, गैस्ट्रोला वगैरह, वो सब अभी कोई जरूरत नहीं है याद रखने की 10th लेवल के हिसाब से। तो क्या होगा? अब एम्ब्रियो बन जाता है ना। एम्ब्रियो फिर अटैच होता है यूट्रस की इनर लाइनिंग में, है ना। वहां पे छोटी छोटी फर्रो होती हैं, ऐसे दरारें सी होती हैं, है ना। तो उसमें जाकर वो धंस जाता है। वैसे तो देखिए इसमें टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, 8th डे फर्टिलाइज होता है, उस दिन से ठीक 8वें दिन जो एम्ब्रियो होगा वो फीटस की इनर लाइनिंग में जाकर धंस जाएगा। या ये मानकर चलिए आप कि उस डे के अकॉर्डिंग जो भी उसके नियर बाय फर्रो होगी, एक छोटी सी दरार सी होगी जो यूट्रस की इनर लाइनिंग में पाई जाती है, उसमें जाकर धंस जाता है और फिर वहां पर बननी शुरू होती है प्लेसेंटा, एक फाइन डक्ट जो यूट्राइन लेयर को अटैच रखती है उस डेवलपिंग फीटस के साथ। फीटस डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको? सारा मैकेनिज्म पता चल गया, क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर भी मिल गया आपको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पता चल गया।
इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन पर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोनों को मिलाकर आप कंप्लीट चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। पार्ट नंबर सी, ऑर्गन वेयर प्रोडक्शन ऑफ एग टेक्स प्लेस। एक वो ऑर्गन आपको बताना है जहां पर भाई जैसे ये स्ट्रक्चर दी हुई है, 3 आपको पार्ट भी पूछे जा रहे हैं, तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पर प्रोडक्शन होता है एग का? बहुत इजी क्वेश्चन है, ओवरी। आंसर क्या इसका एग्जैक्ट? ओवरी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ई पार्ट है वो क्या है? ओवरी है। और ओवरी कितनी होती है? पेयर में होती हैं। तो लोकेशन क्या हुई जहां पर एग प्रोड्यूस होता है? वो है ओवरी। क्लियर? चलिए, ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसके जो 3 पार्ट थे उनके एग्जैक्ट आंसर आपने समझ लिए हैं। थोड़ा सा प्रोसेस जो मैंने आपको अलग से समझाया वो भी आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ईच ऑर्गन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू सीमेन? What is advantage of semen? थर्ड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे काफी सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, तो इसलिए हम फुल डिटेल के साथ लेंगे थर्ड क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है। क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। ठीक है। ये मेल के लिए मैंने साइन यूज किया है, मेल के लिए देखिए मैंने सिंबल यूज कर लिया है। ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं उसको। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, पर उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है सीमेन के लिए? ठीक है, यहां पर सीमेन नाम लिखा हुआ है, बाकी इससे रिलेटेड एक नाम और भी होता है, सेमाइनल फ्लूइड। सबसे पहले तो बल्कि हम इसी चीज को क्लियर करते हैं कि सीमेन, सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म में क्या डिफरेंस है। देखिए, इसके लिए एक छोटा सा इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, बल्कि सीमेन इज इक्वल टू सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। ठीक है। तो सीमेन का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जिसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होगा जिसको सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं, और साथ में स्पर्म। तो स्पर्म पार्ट है सीमेन का, पर सीमेन पार्ट नहीं है स्पर्म का। इस लाइन को आप नोट कर लेना, उससे आपको याद भी रहेगा। ये जो सेमाइनल फ्लूइड है ये क्या होता है? एक व्हाइटिश लिक्विड होता है, स्लिपरी लिक्विड होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखिए, मेल बॉडी में टेस्टिस होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के जरिए क्या प्रोड्यूस होता है? मेल गैमेट, स्पर्म। स्पर्म एपिडिडाइमिस में एंटर करते हैं, जो टेस्टिस के ऊपर फ्लैप लगा होता है, वहां से फिर एंटर करते हैं एक डक्ट में, एक ट्यूब में, जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस। फिर ऊपर की साइड जब वो ट्यूब आ जाती है उसको बोलते हैं वास एफरेंशिया। आप डायग्राम अपने ब्रेन में सोचते रहिएगा और लाइन सुनते रहिए, मैच करना, बहुत आसानी से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इसी एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएंगे। ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो की नीड है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टाइम मिलता है तो आप उसको भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मेल जो गैमेट थे, जो स्पर्म थे, वास डेफरेंस के जरिए होते हुए एंटर करते हैं फाइनली एक बहुत ही नैरो ट्यूब के अंदर, जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो ल्यूमन है, जो खाली जगह है जहां से स्पर्म पास आउट होने वाले हैं, वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया होता है, बहुत ही नैरो एरिया होता है, बहुत कम एरिया होता है। तो फ्रिक्शन के चांसेस हैं, फ्रिक्शन की वजह से स्पर्म की डेथ भी हो सकती थी, लेकिन नहीं होती। किसने बचाया? सेमाइनल फ्लूइड, एक ऐसा तरल पदार्थ, एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो स्लिपरी होता है नेचर में, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। क्लियर? अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किसने बनाया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसे कौन से पार्ट हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो रेस्पॉन्सिबल है सीमेन फॉर्मेशन में भी कह सकते हैं आप रफली, या फिर सेमाइनल फ्लूइड नाम ले सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नाम तो वैसे सेमाइनल फ्लूइड है। तो वो 3 चीजें होती हैं, 3 ग्लैंड होते हैं वो, है ना। अब वो 3 चीजें क्या है, 3 ग्लैंड कौन से हैं? सबसे पहला ग्लैंड होता है सेमाइनल वेसाइकल, सेकेंड नंबर पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड नंबर पे आता है काउपर्स ग्लैंड, या इसका एक और सिंपल नाम भी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। तो टोटल 3 ग्लैंड है, तीनों ग्लैंड के मिलने से
तीनों ग्लैंड के द्वारा अलग अलग परसेंटेज में सेमाइनल फ्लूइड जनरेट होता है। एक विस्कस, एक लिक्विड जनरेट होता है, जिसके दो बेसिक फंक्शन होते हैं, जिसमें से हमने एक अभी अभी समझा। ठीक है, तो तीनों ग्लैंड के जरिए जो मटेरियल आएगा उसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सेमाइनल फ्लूइड, एक व्हाइटिश लिक्विड जिसके अंदर स्पर्म पड़े रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और वो मदद करता है लिक्विड स्पर्म की। कैसे मदद करता है? पहला फंक्शन तो ये, जब यूरेथ्रा से स्पर्म पास आउट होंगे तो फ्रिक्शन से बचा लेगा। ठीक है, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट कराता है, इजी पैसेज। दूसरा फायदा, ये जो यूरेथ्रा ट्यूब होती है ना, इस यूरेथ्रा वाली ट्यूब से यूरिन भी पास आउट होता है और स्पर्म भी पास आउट होता है। लेकिन यूरिन आपको मालूम है एसिडिक होता है। एसिडिक की वजह से क्या होगा? चांसेस थे कि स्पर्म की डेथ हो जाए, है ना भाई। मान लीजिए पहले यूरिन पास आउट हुआ, एक समय पर यूरिन और स्पर्म नहीं जाते हैं, इस चीज को भी आप याद रखना। स्पर्म भी जा रहे हो और यूरिन भी आ रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है नॉर्मली। अब बात ये टेक्निकल जो पॉइंट है वो ये कि जब ट्यूब से, यूरेथ्रा वाली ट्यूब से यूरिन पास आउट हो जाता है तो सारा ट्रैक कैसा हो गया है? एसिडिक हो गया है। और जब स्पर्म आएंगे तो एसिडिक मीडियम की वजह से डेथ हो जाएगी उनकी, पर ऐसा नहीं होता है। किसने बचाया? सेमाइनल फ्लूइड ने। क्योंकि ये जो सेमाइनल फ्लूइड है इसकी नेचर कैसी होती है? बेसिक, और एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ये आपको केमिस्ट्री के एसिड बेस साल्ट चैप्टर से भी क्लियर है। ठीक है, तो कहने का मतलब सेमाइनल फ्लूइड ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की स्पर्म को, और एक ऐसा लिक्विड जिसको हम सेमाइनल फ्लूइड कह रहे हैं, जो 3 ग्लैंड के जरिए बना है ना, अलग अलग परसेंटेज में बनाते हैं ये, और मिलाकर क्या बोलते हैं? सेमाइनल फ्लूइड, और जिसमें स्पर्म भी प्रेजेंट होते हैं, और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? सीमेन। तो सीमेन एक ऐसा लिक्विड मटेरियल होता है जिसमें स्पर्म भी प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडवांटेज क्या है सीमेन की वो भी आपको पता चल गई है, क्योंकि सीमेन में सिर्फ स्पर्म हो ऐसा नहीं है, लिक्विड का भी जिक्र आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर एक वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है, बहुत ही एडवांटेजियस टेक्निक है प्लांट बायोटेक के लिए, स्पेशली प्लांट्स के लिए। अब ऐसा क्यों मैंने ऐसा बोला? आपको पता है कि पृथ्वी पर लगातार एरिया कम होता जा रहा है ना। प्लांट्स को लेकर बहुत समस्या बनी हुई है ना। प्लांट्स का जो नंबरिंग है, ट्रीज का जो नंबरिंग है, लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि भाई पृथ्वी का साइज तो, एरिया जो है वो तो लगभग उतना ही है, माइनर सा चेंज आता है वो भी कई सालों में, है ना। ठीक है, एरिया को लेकर। लेकिन क्या होता है कि अब ह्यूमन की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, अब उनको एरिया कहाँ से मिलेगा? हालांकि साइंस ने इस चीज़ को लेकर मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट वगैरह की स्टार्टिंग भी कर दी थी काफ़ी समय पहले से ही, लेकिन फिर भी एरिया को लेकर बड़ी दिक्कत होती है। तो प्लांट को लेकर बड़ी समस्या है। ऊपर से जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें कुछ बीमारी लग जाती है, खेती वेती करने के, फील्ड वगैरह के केस में आपने जैसा सुना होगा। तो कुल मिला के प्रेशर आता है, बहुत समस्या आती है प्लांट्स को लेकर। तो प्लांट के रेस्पेक्ट में एक टेक्निक तैयार की गई जिसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। इस टेक्निक का फायदा क्या है कि आप किसी भी सीजन में किसी भी पौधे को जनरेट कर सकते हैं। इस टेक्निक में ये क्षमता भी काफी हद तक पाई जाती है। ठीक है, ऐसा एरिया जहां पर कोई पौधा अगर सर्वाइव करता है तो उसमें डिजीज जनरेट हो जाती है, उसकी वजह से उस पौधे की डेथ भी हो जाती है, परसेंटेज काफी डाउन हो जाती है नंबर ऑफ प्लांट्स को लेकर। तो ऐसे एरिया में आप डिजीज फ्री प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये टेक्निक का फायदा क्या, ये तो हमें पता चल गया। और एक और खास बात, छोटे से पीस से आप एक पौधे से कई हजार, कई लाखों पौधे बना सकते हैं। ये तीसरा फायदा है इस टेक्निक का। अब आप सोच रहे होंगे भाई टेक्निक के बेनिफिट्स तो आपने बता दिए, एडवांटेज क्या है ये तो बता दिए आपने, लेकिन ये टेक्निक होती क्या है? टिश्यू कल्चर क्या है, समझते हैं इसको। प्लांट बॉडी में मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना। टिश्यू कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, चाहे वो एपिकल मेरिस्टम हो, चाहे लेटरल मेरिस्टम हो, या इंटरकैलरी मेरिस्टम हो। ठीक है, तो अब जो प्लांट बॉडी में मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वहां से एक छोटा सा पीस लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्साइज्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी। ठीक है, एक छोटा सा पीस लिया जाता है, एक छोटा सा टिश्यू पार्ट ले लेते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन से। ये बात ध्यान रखना, जिसको हम हाईली डिवाइडिंग जोन के नाम से भी जानते हैं, या आपने सुना भी होगा। ठीक है ना। तो अब जो आप छोटा सा पीस लेकर आए हैं, लेबोरेटरी में पहुंचेंगे, लेबोरेटरी में पेट्री डिश होती है ना। अब आपने स्टरलाइज पेट्री डिश के लिड को हटाया, वहां पे टिश्यू को, वो जो छोटा सा पीस आप लेकर आए थे, उसको प्लेस करने से पहले आपने पेट्री डिश के अंदर न्यूट्रिएंट अगार प्लेस किया, न्यूट्रिएंट मीडियम लोड किया।
अब ये न्यूट्रिएंट मीडियम कहां से आएगा, इसके लिए स्पेशल 2 एल्गा का यूज किया जाता है, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। ठीक है, ग्रेसिलेरिया और भी बहुत सारे यूज होते हैं पर ये 2 मेन है। तो ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम ये 2 ऐसे एल्गा है जिसका न्यूट्रिएंट मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू कल्चर की टेक्निक में। ठीक, तो अब आप उस न्यूट्रिएंट अगार के ऊपर, न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर प्लेस करेंगे जो आप पीस लेकर आए थे और लिड को क्लोज करेंगे। उसके बाद इंक्यूबेटर वगैरह कुछ ऐसे डिवाइस का भी यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर कुछ समय बाद क्या होगा, वहां पे एक लंप बन जाता है। वो जो छोटा सा पीस था वो अपनी मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। क्या बोलते हैं इसको, कैलस। तो डेफिनेशन क्या हुई कैलस की, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। एक सेल्स का ऐसा मास जो भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। वो कब होगा, जब आप हार्मोन्स वहां पे ऐड कराएंगे। कौन से हार्मोन, प्लांट हार्मोन आपको पता है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन मेनली। ठीक है, और ऐड कराने के बाद वहां पे प्लूमल और रेडिकल बनना शुरू होगा। प्लूमल मतलब जो स्टेम पार्ट को जनरेट करेगा, जो शूट सिस्टम को डेवलप करेगा, और रेडिकल मतलब कि रूट पार्ट। आर से रेडिकल, आर से रूट, ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि आप एक छोटा सा पीस लाए थे, तो उसके जरिए आपने पहले कैलस जनरेट किया, फिर हार्मोन्स ऐड किया, और इस तरीके से आप जीन्स में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर जो नए पौधे बनेंगे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होंगे, ये चीज भी यहां पर जुड़ जाती है। तो प्लांट बायोटेक को लेकर एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक है टिश्यू कल्चर, जो आगे आने वाले समय में आपके पास बहुत डिटेल में आने वाली है। क्लियर हुआ? तो टिश्यू कल्चर मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा ही हम चले गए अंदर, है ना, कोई बात नहीं। खैर, तो आपको समझ में आ गया होगा टिश्यू कल्चर क्या है और इसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है। अच्छा, एक और खास बात, वो टिश्यू कल्चर के लिए नहीं है। टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, आंसर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। प्लीज एक छोटी सी चीज, थोड़ा सा फेवर, कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मानते हैं कि भाई वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, आपको काफी पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस एक पर्टिकुलर टाइमिंग से आपके पास जरूर पहुंच सकें। और लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं अगर वीडियोस आपको बहुत पसंद आती हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, व्हाट इज डिफरेंस या गिव डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। देखिए, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं स्टार्टिंग में कि ये डिवीजन जो होता है ना, डिवीजन का मतलब जैसे एक सेल है, एक सेल डिवाइड होकर 2 भागों में बढ़ जाती है, या एक सेल से डिवीजन के बेस पर 2 नई सेल बन जाती हैं। तो डिवीजन 2 प्रकार का हो सकता है, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होता है ना। अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस के कुछ नाम और भी होते हैं। माइटोसिस के लिए एक और नाम चलता है, वो है इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम है, इक्वेशनल डिवीजन, या आप इसको माइटोटिक भी कह सकते हैं। ये जो बाकी नाम होते हैं ना, ये भी मालूम होने चाहिए। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ ले आपसे, तो आप सोचेंगे कि भाई सर तो बोल रहे थे कि सारे क्वेश्चन इसमें से ही मैच करेंगे, और ये तो पता नहीं कहां से आ गया। ऐसा नहीं है। देखिए, हम पूरी कोशिश करके चल रहे हैं कि भाई जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सभी में शॉर्ट लिस्ट किया जा सके 20 क्वेश्चन के, और हमने 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट भी किया है। आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले रहे हैं, और बाकी जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर पर बेस्ड, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे वीडियो के। ठीक है, तो खैर आप सारी डिटेल याद रखेंगे तो पूरी उम्मीद है मेरे को 99.9% आपको सारे क्वेश्चन इसी में से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नए नहीं आते हैं, वही बनते रहते हैं, थोड़ा बहुत लाइनों को चेंज कर देते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन अगर आपको टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। अब मियोसिस के लिए दूसरा नाम क्या हो सकता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, और एक और नाम होता है बल्कि इसके लिए, मीआयोटिक। ठीक है, तो ये दो नाम और भी हैं, आप ये चीज भी ध्यान रखना माइटोसिस और मियोसिस के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। कोई सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। एग्जांपल जाइगोट। समझ गए होंगे आप, जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई 23 पेयर होते हैं, है ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि स्पर्म और एग के मिलने से बनता है ना जाइगोट। तो अब जब डिवीजन हुआ, डिवीजन के बेस पे 2 सेल बनी। इसके लिए आपने कहा कि भाई 46 क्रोमोसोम, और ऐसा होता भी है। ठीक है ना, ये कोई वैसा एग्जांपल नहीं है, ये रियल है ना, रियल केस चल रहा है बिल्कुल।
तो जाइगोट में डिवीजन हुआ और 2 नई सेल बनी। अब ये जो 2 नई सेल बनती हैं, हालांकि इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, वो तो मैंने एक अप्रॉक्स मेजरमेंट सी कर दी है यहाँ पर। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, मेन बात 46 इसमें और 46 इसमें। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुए ना, है ना। तो इसलिए में से क्या बोलेंगे, कौन से वाला डिवीजन बोला जाएगा इसको, माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन का मतलब भी यही होता है। देखिए क्लास 10 में ज्यादा डिटेल नहीं है माइटोसिस मियोसिस को लेकर, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक सा हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जिक्र आ जाता है माइटोसिस मियोसिस का, या हो सकता है इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना दिया जाए, तो फिर क्या कहलाया जाएगा कि भाई पेपर इस साल का बड़ा टफ आया। ऐसा नहीं है, सीबीएसई बोर्ड फेवर में ही रहता है स्टूडेंट के, और मुझे लगता भी है कि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पूरा साल गया इसमें अच्छे से तैयारी वगैरह को लेकर भी सब बच्चों की नहीं हो पाई, क्योंकि स्कूल वगैरह अभी ऑफ चल रहे थे, है ना। पर फिर भी आपको अपना बेस्ट देना है। तो माइटोसिस और मियोसिस को लेकर थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। बाकी मेन डिटेल जो आती है इसकी चैप्टर नंबर 10 आता है सेल साइकिल के नाम से, क्लास 11 की बायोलॉजी में, है ना। तो माइटोसिस जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वालिटी मेंटेन रखता है, समानता बनाए रखता है, क्रोमोसोम को आधा नहीं करता है ये। तो 46 क्रोमोसोम थे, यहां पर भी 46, यहां पर भी 46 क्रोमोसोम, 46 सेम, कोई रिडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह का डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है ये, माइटोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब देखते हैं एक बार मियोसिस के लिए एग्जाम्पल। फिलहाल तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए मियोसिस में क्या होता है, जैसे कि टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस मेल बॉडी में पाई जाती हैं और ओवरी पाई जाती हैं फीमेल बॉडी के अंदर। दोनों में लगभग प्रोसेस सेम चलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, नाम सेम से ही आता है वैसे। जर्म सेल होती हैं, ठीक है। जर्म सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट में फाइनली, है ना, फाइनली जो यहां पर स्ट्रक्चर बनेगी, तो फाइनली जो स्ट्रक्चर जनरेट होती है तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम। तो 23 क्रोमोसोम, तो यहां पर 23 क्रोमोसोम और यहां पर भी 23 क्रोमोसोम। और ये चीज जो बनी है ना, ये क्या है, गैमेट है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मेल बॉडी की, तो सीधी सी बात है, मेल गैमेट मतलब स्पर्म। तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं ना, हालांकि स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती, वो टेल भी होती है यहां पर, वो पता ही है आपको, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम, कहने का मतलब कि मेल बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जाती है, दोनों टेस्टिस में प्रोसेस सेम चलता है। उन टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल में मियोसिस डिवीजन चलता है, और मियोसिस डिवीजन के रिजल्ट में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब 23 क्रोमोसोम। तो सोचिए 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम, रिडक्शन हो गया ना। इसका मतलब मियोसिस। तो अब आप समझ गए होंगे मियोसिस डिवीजन कहां चलता है, टेस्टिस में। क्लियर। तो आपको सारी बेसिक चीजें भी पता चल गई हैं और डिटेल भी मालूम हो गई है कि भाई क्या डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। फ्लावर भी लिखा मिल सकता है, या हो सकता है वहां पे डिटेल में लिखा हो बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर का ही टॉपिक क्लास 10 के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर एक्चुअल में होता क्या है, देखिए हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा था। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, उसी की वजह से हम उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब एक ही फूल के अंदर दोनों सेक्सेस का पाए जाना, मेल पार्ट का भी मिलना और फीमेल पार्ट का भी मिलना, ठीक है। अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टामेन, ठीक है। स्टामेन के 2 सेक्शन होते हैं, 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है स्टामेन। एंथर अपर पार्ट और लोअर मोस्ट एक स्टिक होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट के मिलने से बनता है स्टामेन, मतलब कि मेल पार्ट। एक फूल के अंदर एक से ज्यादा अगर स्टामेन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। आप शॉर्ट में डिफाइन भी दे सकते हैं इस तरीके से, ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। अब दूसरी तरफ जिक्र आता है फीमेल पार्ट का। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल, कोई भी एक नाम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पिस्टिल या कार्पल जो भी आप नाम यूज करेंगे, तो उसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं, 4 चीजों के मिलने से बना होता है कार्पल वाला हिस्सा, ठीक है। पहली चीज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और सेंटर में अंदर की तरफ, ओवरी के अंदर की तरफ
ओव्यूल। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल इन 4 चीजों के मिलने से बनता है फीमेल पार्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। अगर बाई चांस ये पिस्टल वाला पार्ट सिंगल है तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है, ग्रुप ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड गायनोशियम। तो आप एंड्रोशियम किसे कहते हैं, गायनोशियम किसे कहा जाता है, ये पॉइंट्स भी याद रखना। और एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट में जो सिंगल नेम आता है वो स्टामेन है। गायनोशियम के लिए जो सिंगल टर्म दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर एक्चुअल में क्या होता है, कैसा होता है, उसमें क्या टर्म्स हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोसेस बताना है फर्टिलाइजेशन का बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। तो देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है ना, उसमें जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट के अंदर जो एंथर है, एंथर के अंदर से एक खास चीज निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं फीमेल पार्ट तक, मतलब कि पिस्टल वाले हिस्से तक या कार्पल वाले हिस्से तक। ठीक है, और स्टिग्मा पर जाकर रुक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन हमें क्या समझना है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स में आपको ये थोड़ा मैंने डिटेल में आपको बताया ताकि पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो जाए। अदरवाइज जो अब लाइन में आपको स्टार्ट कर रहा हूं समझाने के लिए वो इसका एक्चुअल आंसर है। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन में था, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पोलन ग्रेन जब पहुंच जाता है स्टिग्मा की सरफेस पर तो फिर वो एक पोलन ट्यूब जनरेट करता है। उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना, पॉइंट नोट कर लेना साथ साथ। तो अब ये जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जिस समय सारा प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो उसी दौरान जो पिस्टल वाला पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है, उसमें जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं वो भी अपनी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं और एम्ब्रियो सैक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। डायग्राम एक ऐसा जो फर्टिलाइजेशन की कंडीशन को क्लियर करता है। ठीक है, आप भी एग्जाम में बना सकते हैं जब आपसे फर्टिलाइजेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पूछता है। ठीक, तो फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीनिंग क्या है ये हमें क्लियर हो गया है। भले क्वेश्चन में नहीं है पर हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए क्योंकि अच्छा टॉपिक है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, ये जो डायग्राम है ना, इसमें ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लावर का सेंटर पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल कहते हैं। पिस्टल में जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये स्टाइल, ये स्वेलन पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या थे, ओव्यूल। पर अभी यहां पर ओव्यूल नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये जो ओवरी के अंदर वाला हिस्सा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसेक। क्या बोल रहे हैं इसको, एम्ब्रियोसेक। ये चीज ध्यान रखना है। पर अब आप सोचेंगे कि भाई स्टार्टिंग में तो आपने बताया था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। भाई जब क्या होता है ना, प्रोसेस चलता है ना, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, मतलब टाइम पास आउट होता है, तो धीरे धीरे बदलाव होने लगते हैं, है ना। जैसे कि मेल पार्ट के अंदर जो एंथर है ना, एंथर के अंदर स्टार्टिंग से पोलन ग्रेन नहीं होते, शुरुआत में तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। वो खैर फिलहाल अभी नहीं है, वो क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में आएगा आपके पास। पर क्लास 10th के हिसाब से तो एंथर के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो पोलन ग्रेन, फिलहाल आप ये मानकर चलिए, है ना। तो ये पोलन ग्रेन भी बनते हैं, और जिस समय डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है एंथर के अंदर, उसी समय ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहां पर भी काफी सारे बदलाव होते हैं। और बदलाव होते होते ओव्यूल की स्ट्रक्चर यहां पर नहीं रही, अब वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, एम्ब्रियोसैक में। 8 सेल स्टेज कहा जाता है इसको, या 7 सेल्ड स्टेज भी कह सकते हैं।
क्योंकि जो सेंटर में दो है ना, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको, ये फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? बाकी ये तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक फुल डिटेल में है। जब भी आपके पास टाइम होगा तो आप डिटेल में जाकर चेक कर सकते हैं। एक डिटेल वीडियो है हमारे साइंस वर्ड चैनल पर, और क्लास 12 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर आपको वहां पर मिलेगा, और उसमें ये पूरा प्रोसेस डिटेल में मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। फिलहाल खैर छोड़िए, जब पोलन ग्रेन एंथर के अंदर से निकलेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, पर पॉलिनेशन के बाद फायदा क्या हुआ? ये जो पोलन ग्रेन थे ना वो स्टिग्मा तक आ चुके हैं। अब ये जो मैच्योर पोलन ग्रेन है, ये जैसे स्टिग्मा पर पहुंचता है तो क्या बनाता है? पोलन ट्यूब बनाता है। और ये पोलन ट्यूब स्टाइल वाले रास्ते से होते हुए कहां पर एंटर करती है? एम्ब्रियो सैक के नीचे वाले हिस्से की तरफ। हो सकता है सीधा ऊपर से एंटर कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है वैसे तो, लेकिन चांसेस कम होते हैं। हो सकता है मिडिल वाले हिस्से से एंटर कर जाए, लेकिन मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है वो लोअर मोस्ट वाले पार्ट से ही एंटर करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर एक फाइन पोर होता है जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोपाइलर एंड भी कह देते हैं, एंड मतलब END, सिरा। ठीक है, तो माइक्रोपाइल वाले हिस्से से पोलन ट्यूब एंटर करती है, और कहां पर एंटर कर रही है? एम्ब्रियो सैक की तरफ। ये याद रखना, एग की तरफ, एम्ब्रियो सैक में एग की तरफ एंटर कर रही है पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब के अंदर दो मैंने डॉट लगाए हुए, ये क्या चीजें हैं? दो मेल गैमेट। ओव्यूल नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में 8 सेल स्टेज कहा जाता है, जिसमें से जो नीचे वाली 3 सेल हैं उसमें से बीच वाली जो सेल है उसको बोलते हैं एग सेल। उस एग सेल की तरफ पोलन ट्यूब एंटर कर रही है ना। और वो जो एरिया होता है, मैं मार्क कर देता हूं इसको, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइल की तरफ से पोलन ट्यूब एंटर करती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस एंटर करने के जस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? पोरोगेमी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो अब ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी, दो मेल गैमेट थे ना। अब क्या होता है? अब हमारा सटीक सा आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सुनते हैं उसको। ये पूरा प्रोसेस इंक्लूड करना है वैसे आपको। जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलने के बाद स्टिग्मा पर पहुंच गया है तो स्टिग्मा से क्या क्या हो रहा है, ये सारा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आपको नोट करना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये पोलन ट्यूब जो है इसके अंदर दो मेल गैमेट है। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, है ना। सिंगल फर्टिलाइजेशन तो हो गया। लेकिन जो दूसरा बचा हुआ मेल गैमेट है ना, वो निकलेगा और कहां तक पहुंच जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई के पास तक। वो उनके साथ जाकर फर्टिलाइज होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि दो मेल गैमेट है ना, दो अलग अलग जगह पर फर्टिलाइज कर रहे हैं। एक एग सेल के साथ कर रहा है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है और कहां से कहां तक हमें इस क्वेश्चन के लिए आंसर सेलेक्ट करना चाहिए, ये चीज भी हमने क्लियर कर ली। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए फर्टिलाइज हो गया, यहां पर तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो क्या बनेगा नीचे की तरफ? वो बनेगा जाइगोट। ठीक है, और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है ना, वहां पर क्या बनेगा? वहां बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, 3N, PEN शॉर्ट में भी लिखा जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, 3N भी आप लिख सकते हैं इसको। अब आप सोच रहे होंगे बाकी सेल्स का क्या हुआ? ये जो ऊपर 3 सेल है ना, एम्ब्रियो सैक में ऊपर की तरफ 3 सेल, एंटीपोडल सेल कहते हैं, ये डिजेनरेट हो जाती हैं। एग सेल के नियर बाय लेफ्ट राइट में भी सिनर्जिड थे, दो सेल्स होते हैं ना, उनको सिनर्जिड कहते हैं, वो भी धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएंगे, कोई फंक्शन नहीं उसका। प्रोसेस क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है आपसे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, जो असेक्सुअल मेथड है, रिप्रोडक्शन को बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, तो जो असेक्सुअल मेथड होता है उसमें काफी सारे अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं क्लास 10th में, क्लासिफिकेशन, बल्कि इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी क्लास 10th के लिए स्पेशली, जिसमें असेक्सुअल मेथड को लेकर जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सभी डिस्कस की गई हैं काफी डिटेल में, है ना। अगर टाइम मिलेगा तो आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल के अंदर जितने भी मेथड होते हैं उनमें से एक नाम आता है, वो है वेजिटेटिव
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये एक तरह का असेक्सुअल मेथड होता है। लेकिन जो वेजिटेटिव मेथड है, इस वेजिटेटिव मेथड के अंदर भी दो सेक्शन किए जाते हैं, दो हिस्से होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव मेथड और एक आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल वेजिटेटिव जो प्रोसेस है ना, तो इस नेचुरल वेजिटेटिव मेथड के अंदर क्या होता है, तीन फिर से पॉसिबिलिटी आती हैं। नेचुरल नाम से पता चल रहा है आपको, प्राकृतिक है ना, कोई आर्टिफिशियल मेथड नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव जो असेक्सुअल मेथड है, तो इस नेचुरल वेजिटेटिव असेक्सुअल मेथड के अंदर भी तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स। सभी के अंदर आपको एक सिंगल एग्जांपल जरूर याद रखना है। जब आप बाय रूट्स की बात करते हैं तो आप स्वीट पोटैटो का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बात करते हैं बाय लीव्स, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी के हिसाब से ब्रायोफाइलम। बाउगेनविलिया वैसे ज्यादा सही आंसर है मेरे हिसाब से, बाकी ब्रायोफाइलम भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ब्रायोफाइलम की एक कैटेगरी का नाम होता है। बाउगेनविलिया जो है वो एक एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, दोनों ठीक है। तो वेजिटेटिव जो मेथड है असेक्सुअल लिस्ट में जो आता है, उसके अंदर दो सेक्शन हमने किए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर भी तीन टाइप्स होते हैं, बाय रूट्स, वो आपको क्लियर हो गया, एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, और बाय लीव्स जिसमें हमने ब्रायोफाइलम का जिक्र किया, और तीसरी जो पॉसिबिलिटी आती है वो है बाय स्टेम। बाय स्टेम में आप यूज कर सकते हैं पोटैटो, ठीक है। पोटैटो के आप छोटे छोटे सेक्शन करते हैं, बस आई स्पॉट वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो वही छोटे छोटे पीस अलग अलग स्ट्रक्चर में एक नए आलू को, एक नए पोटैटो को तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाय रूट्स, बाय स्टेम और बाय लीव्स। लेकिन जो दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो असेक्सुअल मेथड की लिस्ट में आता है, तो उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वहां पर आता है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की जाती है सिट्रस फ्रूट में, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेमन, ठीक है, या आपका ऑरेंज, या जो भी आपको ठीक लगे, कोई भी आपको एग्जांपल जरूर याद रखना है, सिंगल एग्जांपल जरूर कवर करने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक एक एग्जांपल ही पूछे जाते हैं जनरली। तो ग्राफ्टिंग चलती है सिट्रस फ्रूट में। अब दूसरा जो कैटेगरी है यहां पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मेथड की लिस्ट में, वो क्या है, बाय लेयरिंग, ठीक है। तो बाय लेयरिंग के अंदर आप डालेंगे जैस्मिन को। तो जैस्मिन एक बेस्ट एग्जांपल है, उसमें हाईली इलास्टिक ब्रांच होती है, उसको नियर बाय सॉइल में थोड़ा सा दबा दिया जाता है, थोड़ा आप मॉइस्चर वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो कुछ ही दिन में वहां पर एक नई स्ट्रक्चर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बाकी पेरेंटल एक्सेस से तब तक उसे कनेक्ट रहने देना होता है। जब आपको लगता है कि हाँ नया पौधा बनना शुरू हो गया है, तब आप उसे पेरेंटल एक्सेस से रिमूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और जहां चाहें आप उसे ले जा सकते हैं। तो बाय लेयरिंग, ठीक है, सिंपल है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मेथड के अंदर जो तीन पॉसिबिलिटी हैं, जिसमें से हमने लेयरिंग कवर किया, ग्राफ्टिंग हमने समझ लिया, और तीसरा जो पॉइंट बनता है वो है कटिंग। कटिंग में आप शुगर केन ले लीजिए, शुगर केन को आपने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया और उसको ऐसे सच डाल दिया फील्ड में, और वहां से एक नई स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। बाकी पोटैटो भी आप लगा सकते हैं, इसमें पोटैटो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये आर्टिफिशियल की लिस्ट में, बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स ये नेचुरल की लिस्ट में, और दोनों को मिलाकर या दोनों चीजें किस में शामिल होती हैं, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राइट द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें टेस्टिस पाई जाती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, मतलब दो टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस बॉडी से बाहर हैंग होती हैं, ठीक है। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ठीक है। टेस्टिस के अंदर सेल्स होती हैं जो स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म मतलब मेल गैमेट, ठीक है। लेकिन टेस्टिस जो है बॉडी से बाहर हैंग होती हैं एक पाउच के अंदर। उस पाउच को क्या बोलते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो scrotum is a pouch-like structure in which testis remains present just outside the body cavity, ठीक है। एब्डोमिनल पार्ट जो होता है, लोअर एब्डोमेन, उसके जस्ट बाहर। लेकिन ऐसा क्यों, क्या फायदा क्या है इससे? बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है, 2 से 3 डिग्री कह सकते हैं स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। तो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस की जरूरत होती है, इसलिए टेस्टिस बॉडी के अंदर नहीं होती, बाहर होती हैं एक पाउच के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है, क्लियर हो गया।
फंक्शन क्या होता है स्क्रोटम का, ये आपको समझ में आ गया, और बाहर होने से टेस्टिस के क्या बेनिफिट है ये भी आपको क्लियर हो गया इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिव डिफरेंस बिटवीन सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चों को कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसके लिए देखिए मैं आपको एक सिंपल छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। इसको रब कर देते हैं यहां से। ये जैसे कोई एक पेड़ है ना, मानकर चलते हैं कि भाई ये जो है आपका हिबिस्कस है ना, गुड़हल के फूल की बात चल रही है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, चाइना रोज। तो ये भी चाइना रोज का प्लांट है और ये भी चाइना रोज का पौधा है, ठीक है। तो दोनों ही चाइना रोज के पौधे हैं, लिख लेते हैं यहां पर CR और CR शॉर्ट में। अब यहां पर कोई एक फूल लगा हुआ है, इस फूल के अंदर जो मेल पार्ट था वो फीमेल पार्ट तक जा रहा है ना, एक ही फूल के अंदर, या फिर यहां पर भी कोई फूल लगा हुआ है तो ये मेल पार्ट यहां पर ना जाकर इस वाले फीमेल पार्ट तक जाए। तो दोनों ही कंडीशन में हम उसे क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब तो ट्रांसमिशन होता है ना पोलन ग्रेन का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब या तो एक ही फूल के अंदर हो या फिर इसी पेड़ पर दूसरे फूल के अंदर पहुंच जाए, तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों ही हमने पौधे किसके लिए हुए, चाइना रोज के। अब हो सकता है कि ये जो मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट मतलब पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन है यहां से निकलकर यहां पे एक फूल लगा हुआ था और इस तक पहुंचता है, इसके अंदर जो स्टिग्मा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है वो, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। वैसे पॉलिनेशन के लिए तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं। वाटर के जरिए पॉलिनेशन हो सकता है, विंड के जरिए हो सकता है, बर्ड के जरिए हो जाता है, बैट्स के जरिए हो जाता है, ठीक है ना, वो अलग अलग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पॉलिनेशन ध्यान रखिएगा, और सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कब यूज करना है, कौन से टर्म को, ये चीज ध्यान रखना। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। ये 3 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। इन तीनों के लिए कॉजेटिव एजेंट जो है वो कारण बताना है जिसकी वजह से बीमारी होती है, ठीक। एड्स के लिए आपने सुना भी होगा, वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहा जाता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, है ना। बेसिकली इसमें इम्यून सिस्टम पर अटैक होता है। चलिए वो खैर एक अलग चीज है। गोनोरिया और सिफिलिस के लिए आप नाम देंगे कॉजेटिव एजेंट के, जब बात की जाती है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है इन दोनों के लिए और वायरस रेस्पॉन्सिबल है एड्स के लिए, ठीक है। अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाइजेरिया, गोनोरिया नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज तो बैक्टीरिया लिखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पास क्लास 10th का जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द, तो उसके लिए तो आप प्लीज वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा शुरू से लास्ट तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 10 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ।